अस्सलामुअलैकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबश्शिर नियाज़। एजुकेशन के हवाले से जो पेडागोजिकल पोर्शन मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के अंदर आता है, स्पेशली एजुकेटर्स रिक्रूटमेंट के अंदर या लेक्चरर की सिलेक्शन के अंदर या फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन के अंदर सिलेक्शन के अंदर जो मुख्तलिफ तरह के क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से जो क्वेश्चंस आते हैं, उसी सिलसिले की कड़ी के तहत मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ लेक्चरर की। और वो ये सारे लेक्चर्स जो एक से ज़्यादा लेक्चर्स पहले मेरे गुजर चुके हैं और ये एक अगली मेरी कोशिश और साई है। याद रखें, जो मैं ये टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ ये इंतहाई मेहनत के साथ और बहुत बड़े फोकस्ड पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख कर मैं ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा बुनियादी मकसद यही है कि वो तमाम तर तालिब इल्म जिनके पास अपनी एजुकेशनल स्किल्स पूरी हैं, उनके पास एकेडमिक बैकग्राउंड मुकम्मल है, लेकिन वो टीचिंग मेथडोलॉजी के हवाले से इंतहाई परेशान है कि टेस्ट के अंदर जो बैचलर ऑफ एजुकेशन या मास्टर ऑफ एजुकेशन के हवाले से जो मुख्तलिफ प्रोफेशनलिज्म के हवाले से जो सवाल पूछे जाते हैं उनका किस तरह से जवाब दिया जाएगा। और हमारी एक बड़ी कम्यूनिटी चूँकि वो यूनिवर्सिटी से जब फ़ारिग तहसील होकर आती है तो उनको इन सिंपल सवालों के जवाब भी नहीं आते। और इसी तरह जब एजुकेटर रिक्रूटमेंट के जो टेस्ट हो रहे हैं इस वक्त IBS सखर जो कराची के अंदर ले रही है, या इसी तरह से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो एजुकेटर रिक्रूटमेंट के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इनमें से एक बिग पोर्शन टीचिंग मेथडोलॉजी के हवाले से भी होगा। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन लेक्चर सीरीज़ से आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश यही होगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के हवाले से मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन दरकार हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हाँ, एक बात मेरी तरफ से आपके लिए एक रिक्वेस्ट ये होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन कोई ना कोई आपका रिएक्शन नज़र आना ज़रूरी है। अब मेरे पास जो आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मैक्रो टीचिंग ट्रेनिंग मेनली डिपेंड्स ऑन। मैक्रो टीचिंग की जो ट्रेनिंग है उसका बुनियादी इन्हिसार किस चीज़ के ऊपर होता है, बुनियादी इन्हिसार की इफ़ेक्टिवनेस कैसे होती है, किन चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस शो करती है। तो हमारे पास ऑप्शन है वीडियो और टैप रिकॉर्डर, ऑप्शन बी है फीडबैक फ्राम मैनी सोर्सेस, ऑप्शन सी है प्रिपेयरिंग 5 मिनट्स लेक्चर्स और ऑप्शन डी है टीचिंग इन द एक्चुअल क्लासरूम। इनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मैक्रो टीचिंग के हवाले से कि जब आप टीचिंग करते हैं एक्चुअल क्लासरूम के अंदर तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन द क्लासरूम। जब टीचर प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है और उसको क्लास के अंदर एक्सप्लेन भी करता है तो इस मेथड को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी डिस्कवरी मेथड, ऑप्शन सी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड एंड ऑप्शन डी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। याद रखें, जब टीचर प्रैक्टिकली किसी चीज़ को परफॉर्म करता है और उसको एक्सप्लेन भी करता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर आता है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फॉर बेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द बेस्ट मेथड इज़। जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है इनके अंदर इन दरअसल में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मेथड और ऑप्शन सी है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और ऑप्शन डी है इंटरेक्टिव मेथड। याद रखें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो सबसे बेस्ट मेथड समझा जाता है वो प्रोजेक्ट मेथड होता है। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है किसी तालिब इल्म की, तो वो मुख्तलिफ़ ख्यालात का और उस प्रोजेक्ट के हवाले से जो मुख्तलिफ़ उसके क्वेश्चंस होते हैं उनको वो न सिर्फ प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करता है बल्कि उसके ऊपर अपने तजर्बात भी करता है। तो जो बेस्ट लर्निंग प्रोसेस है वो प्रोजेक्ट मेथड होता है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, टीचर एक्सप्लेन एंड परफॉर्म प्रैक्टिकली थ्रू। टीचर्स जब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है और उसको इसके ज़रिए से प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करता है। इसमें ऑप्शन है लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी डिस्कवरी मेथड, ऑप्शन सी है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और ऑप्शन डी है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। याद रखें, जब किसी भी चीज़ को टीचर प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है तो इसका मतलब यही है कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे हमारे पास, टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन। ये वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच वन इज़ बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी अगर आपने
एक बड़े ग्रुप को आपने इंस्ट्रक्शन देनी हो तो इनमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा? ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ऑप्शन सी क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, ऑप्शन डी है इंक्वायरी मेथड। याद रखें, बड़े ग्रुप के लिए, जो एक लार्ज ग्रुप हो, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होगा टीचिंग के हवाले से वो लेक्चर मेथड होगा। क्वेश्चन 15 है हमारे पास, विच इज़ मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस। साइंस के मज़ामीन को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड, अच्छा मेथड कौन सा होता है? ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ऑप्शन सी है हमारे पास डिस्कशन मेथड एंड ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंट मेथड। साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो एक्सपेरिमेंट मेथड होता है, तजर्बाती मेथड जो तरीक़ेकार है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, ओवरऑल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स इज़ अचीव्ड थ्रू। स्टूडेंट्स की जो ओवरऑल अचीवमेंट है वो किस तरह से हासिल होती है? मजमूई तौर पे जो वो अचीव करता है किसी चीज़ को, तो वो कैसे हासिल होगी? ऑप्शन ए किस तरह से, लेक्चरिंग, ऑप्शन बी डिस्कशन, ऑप्शन सी डिमॉन्स्ट्रेशन और ऑप्शन डी प्रोजेक्ट मेथड। ओवरऑल डेवलपमेंट जो पहले आपको बता चुका हूँ, सबसे बेस्ट मेथड भी प्रोजेक्ट मेथड है। और ओवरऑल अगर अचीवमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है स्टूडेंट्स की, वो प्रोजेक्ट मेथड के जरिए होती है, क्योंकि वहाँ मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल नॉलेज उसका इन्वॉल्व हो रहा होता है, किसी एक सेंस नहीं, मल्टीपल सेंसेस उसके इस्तेमाल हो रहे होते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर भी ये प्रोजेक्ट मेथड ऑप्शन दुरुस्त होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, प्रैक्टिस इज़ मेड इन विच मेथड। कौन से तरीक़ेकार के अंदर प्रैक्टिस की जाती है? ऑप्शन ए इंडक्टिव मेथड, ऑप्शन बी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड एंड ऑप्शन सी कंडक्टिव मेथड एंड ऑप्शन डी ड्रिल मेथड। याद रखें, जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस हमेशा ड्रिल के अंदर की जाती है, ड्रिल मेथड के अंदर आप प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, सिंपोजियम इज़ ए टाइप ऑफ। सिंपोजियम किस तरह की टाइप है? ऑप्शन ए डिस्कवरी मेथड, ऑप्शन बी डिस्कशन मेथड एंड ऑप्शन सी लेक्चर मेथड और ऑप्शन डी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। सिंपोजियम जो है ये डिस्कशन मेथड होता है, वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के डिस्कशंस होती हैं किसी स्पेसिफिक टास्क के हवाले से या स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से, डिस्कशन मेथड है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, टीचर्स परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन पहले से रिपीट हो चुका है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर टीचर प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है और उसको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 20, विच इज़ मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। टीचिंग ऑफ साइंस के अंदर जो मेथड है वो एक्सपेरिमेंट मेथड है, लेकिन यहाँ पर अगर एक्सपेरिमेंट ऑप्शन ना आए तो अब हम इनको देख लेते हैं। हमारे पास लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड एंड ऑप्शन सी डिस्कशन मेथड एंड ऑप्शन डी प्रोजेक्ट मेथड। साइंस टीचिंग के अंदर जो सबसे बेस्ट मेथड है एक्सपेरिमेंट के बाद वो प्रोजेक्ट मेथड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग कैन बी स्टडीड बेस्ट थ्रू एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड टू। जो लर्निंग के बहुत से पहलू हैं वो बहुत अच्छी तरह से स्टडी किए जा सकते हैं कि आप उनको तजर्बाती तौर पे उन मेथड्स को अप्लाई करें। कहाँ अप्लाई करें? ऑप्शन ए क्लासरूम सिचुएशंस, ऑप्शन बी क्लासरूम इन्वेस्टिगेशंस, ऑप्शन सी है क्लासरूम एक्सपीरियंसेस एंड ऑप्शन डी है क्लासरूम कंट्रोल। जो आप लर्निंग के जो बहुत से पहलू हैं तजर्बाती तौर पे आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लासरूम सिचुएशन के अंदर। क्लासरूम की जो मुख्तलिफ सिचुएशंस होती है उसी के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो आपको लर्निंग मेथड के जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उनको आप मुताला कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। 22 है हमारे पास, पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट कीप्स द स्टूडेंट्स मोटिवेटेड फॉर। आप जब क्लासरूम के माहौल को पॉजिटिव रखते हैं तो वो स्टूडेंट्स को मुतहर्रिक रखता है, मोटिवेट रखता है। किस चीज़ के लिए? ऑप्शन ए इम्तिहान के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, ऑप्शन बी है पढ़ने के लिए रीडिंग, ऑप्शन सी है लर्निंग सीखने के लिए एंड ऑप्शन डी है को करिकुलर एक्टिविटीज़। यानी जब आप क्लासरूम के माहौल को पॉजिटिव रखते हैं तो स्टूडेंट्स मोटिव होते हैं फॉर लर्निंग, सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 23 पे है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट लाइज ऑन। क्लासरूम की मैनेजमेंट की जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर आयद होती है? ऑप्शन ए है प्रिंसिपल के ऊपर, ऑप्शन बी टीचर्स के ऊपर, ऑप्शन सी मैनेजर्स के ऊपर एंड ऑप्शन डी सुपरवाइज़र के ऊपर। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है इसका टीचर है। क्लासरूम की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर आयद होती है, ना कि प्रिंसिपल या सुपरवाइज़र या मैनेजर के ऊपर। उसके बाद 24 है हमारे पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम इन द क्लासरूम लाइज प्राइमरली विद। आपने करिकुलम को आयद करने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर आयद होती है? क्लासरूम के अंदर करिकुलम को इम्प्लीमेंट की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो किसकी है? ऑप्शन ए
प्रिंसिपल की, ऑप्शन बी क्लासरूम टीचर की, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स की और ऑप्शन डी है DEO की, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की। क्लासरूम के अंदर आपकी ही जिम्मेदारी है, क्लास टीचर की ही जिम्मेदारी है कि वो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करे। उसके बाद 25 हमारे पास ऑप्शन है इमीडिएट आउटकम ऑफ द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड। क्लासरूम के अंदर आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका इमीडिएट आउटकम क्या होता है, यानी फौरी इफेक्ट उसका क्या होगा। तो फौरी इफेक्ट ऑप्शन ए है एम्स, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन सी है गोल्स एंड ऑप्शन डी है टारगेट्स। क्लासरूम के अंदर जो आप इंस्ट्रक्शन फ्राहम करते हैं तो उसका इमीडिएट आउटकम होता है, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो मकासद होते हैं जो हासिल किए जाते हैं। उसके बाद 26 पे है हमारे पास विच टाइप ऑफ क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री फॉर ऑल। किस तरह के क्लासरूम ऐसे होते हैं जो फ्री फॉर ऑल होते हैं, जो सबके लिए फ्री होते हैं। ऑप्शन ए है लर्नर सेंटर्ड, ऑप्शन बी सब्जेक्ट सेंटर्ड, ऑप्शन डी टीचर सेंटर्ड एंड ऑप्शन डी एक्टिविटी बेस्ड। जब आप याद रखें, जब आप क्लासरूम को फ्री फॉर ऑल कर रहे हैं तो हर सीखने वाला आकर इसको सीख सकता है। तो लर्नर सेंटर्ड होते हैं ये, यानी जो सीखने वाला होता है उसी की मर्ज़ी के मुताबिक ये फ्री फॉर ऑल है और ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है। 27 पे है लेटेस्ट ट्रेंड इन द यूज़ ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर टीचिंग को प्रोसेस का जो बेहतरीन हिकमत अमली है, वो जो उसका लेटेस्ट ट्रेंड है वो कौन सा होता है, किसके ज़रिए से ये होता है। नंबर ए है हमारे पास AV एड्स यानी ऑडियो विजुअल एड्स, ऑप्शन बी है टीम टीचिंग, ऑप्शन सी है डिस्कशन एंड ऑप्शन डी है हमारे पास इंटरेक्शंस। जो सबसे बेस्ट मेथड आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए, वो है ऑडियो विजुअल एड्स। ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट जो ट्रेंड है, जदीद तरीन जिसको हम रुझान कहते हैं, वो AV एड्स होते हैं। 28 है, ये सवाल दोबारा से रिपीटेड है। उसके बाद अब हम आते हैं 29 की तरफ। हु हैव कंडक्टेड एंड आर कंटिन्यूइंग टू कंडक्ट लेबॉर्ट्री and classroom learning studies that are carefully planned and expertly executed। ये सवाल थोड़ा सा उन्होंने स्टेम लेंथी कर दिए। वो ये कह रहा है कि वो कौन सा शख्स है जिसने लेबॉर्ट्री के अंदर उसने अपने तजर्बात को कंडक्ट करवाया और वो तजर्बात मुस्तकिल जारी हैं, और इसके साथ साथ जो क्लासरूम की लर्निंग प्रोसेस है वो भी बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया है और बाकायदा से एक्सपर्ट तरीके से उसको एग्जीक्यूट भी किया गया, उसको लागू भी किया गया लेबॉर्ट्री के अंदर भी क्लासरूम के अंदर भी। तो ये किसने ऐसा काम किया है या किसकी ज़िम्मेदारी में आता है ये काम। इसमें ऑप्शन ए है हमारे पास एजुकेशनल रिसर्चर, ऑप्शन बी है एजुकेशनल ऑफिसर्स, ऑप्शन सी है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड ऑप्शन डी है स्कूल टीचर एंड एवेल्यूएटर्स। इसने कहा कि जो सब काम स्मूथ वे में हुआ है, बेस्ट तरीके से हुआ है और लेबॉर्ट्री के अंदर लर्निंग एक्सपीरियंस सही हो रहा है, तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने यह काम किया है। साइकोलॉजिस्ट ही सब चीज़ों को सही तरीके से बिहेवियर को सामने रखकर, स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स को सामने रखकर वो हर चीज़ को बेस्ट वे में परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद हमारे पास 30 है मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग कैन बी स्टडीड बेस्ट। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीटेड है, ये पहले आ चुका है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। व्हाट इज़ मोर देन द एग्रीगेट ऑफ मैनी एक्ट्स एसोसिएटेड विद द क्लासरूम्स। कि क्लासरूम के अंदर जो बहुत से एक्शन हैं, जो अमल हैं, जो एक्ट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेटेड हैं, वो एक दूसरे के साथ मुत्तसिल हैं, मिले हुए हैं। वो कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ एग्रीगेटेड होती हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास टीचिंग, ऑप्शन बी है एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन सी है डिस्कशंस एंड ऑप्शन डी है टेस्टिंग। याद रखें, जब क्लासरूम के अंदर जो मुख्तलिफ तरह के एक्ट्स एसोसिएटेड होते हैं उनका ताल्लुक टीचिंग के साथ होता है, डिस्कशन के साथ नहीं होता। टीचिंग इज़ बेस्ट ऑप्शन। अगले नंबर पे हमारे पास द टीचर ऑन एनी स्कूल लेवल इज़ अलर्ट to physical and health needs of his pupil. In elementary school, simple health and cleanliness inspection is vacant space classroom practice। पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दूँ ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक टीचर वो अपने शागिर्दों की सेहत के हवाले से और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में काफ़ी कंसर्न रखता है, वो अलर्ट रहता है, तो एलिमेंट्री स्कूल लेवल के ऊपर उसको सेहत के जो मामलात हैं, जो क्लीनलीनेस है, उसको सिंपल इंस्पेक्शन के ज़रिए से कंट्रोल कर सकता है। किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, वो किस तरह का इंस्पेक्शन करे, कब कब इंस्पेक्शन करे। तो इसमें ऑप्शन
ए है बेसिक, ऑप्शन बी है डेली, ऑप्शन सी है वीकली एंड ऑप्शन डी है मंथली। कि पहले के बुनियादी इंस्पेक्शन करे, ऑप्शन बी के अंदर क्या डेली इंस्पेक्शन करे, ऑप्शन सी के अंदर है वीकली हफ्तावार इंस्पेक्शन हो उसकी, और ऑप्शन डी है मंथली हो। याद रखें क्लासरूम के अंदर अगर ये टीचर अलर्ट है बच्चों की सेहत के हवाले से तो वो डेली इंस्पेक्ट करेगा इस चीज़ को। डेली का ऑप्शन दुरुस्त है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद 33 है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन डू नॉट एवेल्यूएट ए वेकेंट स्पेस इन टर्म्स ऑफ मार्क्स अचीव्ड बाई हिम in his preparation for teaching, but rather as a result of his actual classroom effectiveness and attitudes। जब वालिदैन या स्टूडेंट्स या बच्चे वो एवेल्यूएट नहीं कर सकते किसी चीज़ को, जब वो शख्स की अपनी परफॉर्मेंस उसके जो एकेडमिक मार्क्स हैं उसने क्या अचीव किए और इसके साथ साथ बल्कि उनकी एक्चुअल इफ़ेक्टिवनेस कैसी है, तो ये किसके काम को वो जो पेरेंट्स है वो चेक नहीं कर सकते, वो इवेल्यूएट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए है टीचर्स, ऑप्शन बी है स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑप्शन सी है सीनियर स्टूडेंट्स एंड ऑप्शन डी है क्लर्क। याद रखें कोई टीचर उसने अपने एकेडमिक सेशन में किस तरह से टेस्ट अचीव किए, ये पेरेंट्स को या चिल्ड्रन के हवाले से कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, ना वो इसको इवेल्यूएट कर सकते हैं, बल्कि किसी टीचर्स की अगर इवैल्यूएशन चेक कर रही हैं तो उसकी टीचिंग इफेक्टिवनेस को देखा जाएगा। तो ऑप्शन जो वेकेंट स्पेस है जिसको हम खाली जगह कहते हैं, तो उसके ऊपर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद 34 है मैनी इवैल्यूएशन टूल्स एंड टेक्निक्स हैव बीन डिवाइस्ड सम ऑफ विच कैन बी अप्लाइड। ये कहते हैं बहुत से ऐसी टेक्निक्स हैं और ऐसे टूल्स हैं जिनको तकसीम किया जाता है, जिनके बारे में एडवाइस की जाती हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको अप्लाई करते हैं। कौन से लोग वो इन मेथड्स को अप्लाई करते हैं, तो ऑप्शन ए है हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी ऑब्जर्वर एंड ऑप्शन सी क्लासरूम टीचर एंड ऑप्शन डी है गवर्नमेंट। बहुत से जो टूल्स और टेक्निक्स हैं इनको क्लासरूम टीचर जो है वो इनको ऑब्जर्व करता है, वो इनको अप्लाई करता है अपनी क्लास के अंदर, ताकि वो एक अपनी टीचिंग अंदर इफेक्टिवनेस ला सके, अपनी टीचिंग मेथड को एक अच्छा बना सके, मौसर कौन बना सके। 35 पे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन इज डेवलप्ड थ्रू प्रॉपर। स्टूडेंट्स के अंदर जो डिसिप्लिन है उसको कैसे डेवलप किया जाएगा, किस तरह से डेवलप किया जाएगा, तो ऑप्शन ए है मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है रिवॉर्ड एंड ऑप्शन सी है पनिशमेंट एंड ऑप्शन डी है सुपरविजन। आप इनके मतलब जानते हैं, रिवार्ड का मतलब है आप इनाम देकर क्लासरूम के जो डिसिप्लिन उसको मेंटेन रखते हैं, सज़ा देकर मेंटेन रखते हैं, या उनको अच्छी तरह से सुपरविजन करके या मैनेजमेंट करके। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि क्लासरूम का डिसिप्लिन मैनेजमेंट के ज़रिए से बेहतर किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 36 पे हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टीचर इज़। टीचर का सबसे अहम फंक्शन क्या होता है, ये सवाल कई दफ़ा रिपीट हुआ है मुख्तलिफ तरह के एग्ज़ामिन जो लेक्चरर के एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, एजुकेशन के अंदर या हेडमास्टर के टेस्ट के अंदर बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं क्वेश्चंस, या एजुकेटर रिक्रूटमेंट के टेस्ट के अंदर भी ये सवाल किया जाता है एक टीचर का सबसे अहम काम क्या होता है। ऑप्शन ए मेंटेन डिसिप्लिन, कि वो डिसिप्लिन को मेंटेन रखे। ऑप्शन बी है इम्पॉर्ट सब्जेक्ट मैटर, के सब्जेक्ट के मवाद के हवाले से वो अपना किरदार अदा करे। ऑप्शन सी है गाइड फॉर पीपल ग्रोथ, स्टूडेंट्स की ग्रोथ में अपना किरदार अदा करें। ऑप्शन डी है टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को पढ़ाए। जो टीचर का सबसे अहम काम होता है कि वो अपने शागिर्दों की ग्रोथ के हवाले से रहनुमाई करे, गाइड फॉर पीपल ग्रोथ। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद 37 पे है इनएक्सपेंसिव ऑडियो विजुअल एड्स इन प्रेजेंटिंग द लेसन टू द क्लासेस। क्लासेस के अंदर एक ऐसा तरीक़ाकार जो ऑडियो विजुअल एड्स के ऊपर मुश्तमिल है और वो इनएक्सपेंसिव है, यानी इतना महंगा भी नहीं है, कम कीमती है, तो वो कौन सा मेथड है। ऑप्शन ए है चार्ट, ऑप्शन बी है बुलेटिन बोर्ड एंड ऑप्शन सी है फ्लैनल बोर्ड एंड ऑप्शन सी है चाक बोर्ड। याद रखें इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे कम इनएक्सपेंसिव है वो ब्लैक बोर्ड होता है, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए ऑडियो विजुअल एड्स के तौर पे। 38 है टाइप ऑफ बेस्ट यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर सिचुएशन ऑफ स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स की फ्यूचर सिचुएशंस को प्रिडिक्ट करना हो तो उनके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है या कौन सी चीज़ है। ऑप्शन ए है स्टैंडर्डाइज्ड, ऑप्शन बी है एप्टीट्यूड एंड ऑप्शन सी है टीचर मेड एंड ऑप्शन डी है अचीवमेंट टेस्ट। कौन से टेस्ट के ज़रिए किसी तालिब इल्म के फ्यूचर सिचुएशंस को करेक्टराइज किया जा सकता है या उसकी पेशन गोई की जा सकती है। एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए से, रुझान का जो टेस्ट लिया जाता है उसके ज़रिए से फ्यूचर प्रोडक्शन की जा सकती है, फ्यूचर प्रिडिक्शन की जा सकती है, मुस्तकबिल की जो पेशीन गोई है वो की जा सकती है। 39 पे है व्हेन ए टीचर टीच ए क्लास इट मीन्स दैट ही इज़। जब टीचर एक क्लास को पढ़ाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है। ऑप्शन ए डेवलपिंग द करिकुलम, कि वो करिकुलम को डेवलप कर रहा है। ऑप्शन बी चेंजिंग द करिकुलम, वो करिकुलम को तब्दील कर रहा है। ऑप्शन सी
इनोवेटिंग द करिकुलम, वे करिकुलम के अंदर नई तख्लीक कर रहा है। एंड ऑप्शन डी है इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम, के वो करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। याद रखें, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो ना तो इनोवेट कर रहा है, ना वो चेंज कर रहा है और ना ही वो डेवलप कर रहा है, बल्कि वो जो करिकुलम उसको दिया गया है उस करिकुलम के मुताबिक उसको वो लागू कर रहा है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 40, ये रिपीटेड है, पहले हो चुका है। इफेक्टिवनेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। 42 पे आते हैं, इमीडिएट आउटकम, ये भी हमारे पास रिपीट हो चुका है, हम इसको दोबारा से नहीं पढ़ते। चेंजिंग एजेंट इन आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजिंग एजेंट कौन है? ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी पेरेंट्स, ऑप्शन सी सोसाइटी एंड ऑप्शन डी रिसर्चर्स। कौन सा ऐसा है जो चेंजिंग एजेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर? तब्दीली लाने वाला जो एजेंट है जिसको चेंजिंग एजेंट कहा जाता है वो टीचर है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 44 पे हमारे पास विच टाइप ऑफ क्लासरूम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई फ्री फॉर ऑल, ये फिर दोबारा से रिपीटेड है। फ्री फॉर ऑल जो ना वो लर्नर सेंटर्ड फ्री फॉर ऑल होता है। 45 पे द सक्सेसफुल एंड सिस्टमैटिक एकेडमिक वर्किंग ऑफ क्लास इन द स्कूल डिपेंड्स ऑन, किसी स्कूल के वो सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहा हो और सही तरीके से वो चल रहा हो, क्लासेस की जो वर्किंग है वो ठीक चल रही हो, तो इसका इन्हिसार किस चीज़ के ऊपर होता है? ऑप्शन ए सिलेबस के ऊपर, ऑप्शन बी टाइम टेबल के ऊपर एंड ऑप्शन सी टीचर के ऊपर एंड ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। याद रखें, जब कोई काम सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा हो तो इट इज़ ड्यू टू टाइम टेबल, टाइम टेबल के मुताबिक सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस के अंदर काम होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 46 पे है द लेटेस्ट ट्रेंड इन यूज़ ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी इन क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर टीचिंग स्ट्रैटेजी का जो ताज़ा तरीन रुझान है वो कौन सा है? ये पहले भी ऑप्शन रिपीट हो चुका है, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 47 पे है माइक्रो टीचिंग टेक्निक इज़ यूज टू प्रीपेयर दी, जो माइक्रो टीचिंग टेक्निक है ये किन को प्रीपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए, ऑप्शन बी टीचर्स को तैयार करने के लिए, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटर को तैयार करने के लिए एंड ऑप्शन डी प्लानर्स को तैयार करने के लिए। याद रखें, जो माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स है ये बुनियादी तौर पर टीचर्स को ट्रेन करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। 48 पे है इमीडिएट आउटकम, ये दोबारा से रिपीटेड है। 49 पे है क्वेश्चन आंसर, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेइंग एंड ट्यूटोरियल स्ट्रेटेजी आर प्लेस्ड इन, ये चीज़ें नाम नहीं है कि आप किसी से क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, आप ग्रुप को डिस्कस करते हैं, आप रोल प्ले करते हैं या ट्यूटोरियल कोई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो ये किस खाते में आती है? ऑप्शन ए है हमारे पास टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर है, इंटरेक्टिव प्रोसीजर ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर है, ऑप्शन सी है लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर है एंड ऑप्शन डी ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर है। जब आप रोल प्ले करते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है या ग्रुप डिस्कशन होती है, ये सारी चीज़ें ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर आती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और लास्ट में आज के टॉपिक का जो हमारा क्वेश्चन है, टू अटेंड मोर इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन अमंग द स्टूडेंट्स इन क्लास ए टीचर शुड, स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर ज़्यादा अटेंटिव रखने के लिए, ज़्यादा तवज्जो देने के लिए, उनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए यूज़ ब्लैक बोर्ड, के वो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करें, ऑप्शन बी यूज़ पिक्चर, वो तस्वीरों को इस्तेमाल करें, ऑप्शन सी टेल स्टोरीज, उनको कहानियाँ सुनाएं ताकि वो उसकी तरफ अटेंटिव हों एंड ऑप्शन डी आस्क क्वेश्चन। याद रखें, जो सबसे बेस्ट मेथड है अट्रैक्शन का, मोर इंटरेस्ट और मोर इंटरेक्शन डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछे जाएँ, आस्क क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि तमाम तर लोग इस एजुकेटर रिक्रूटमेंट के हवाले से या एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के लिए या मुख्तलिफ तरह के पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए इस तरह की तैयारी कर सकें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।